नमस्कार साथियों, देखिए ये नोटिस जारी किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ये आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में है और ये टीएसपी क्षेत्र के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने के संबंध में है, जो कि आपके 27 जुलाई को जो आपकी काउंसलिंग होगी उसके संबंध में है कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए। लेकिन सेम इसी तरीके का नोटिस है वो आपका नॉन टीएसपी के लिए आने वाला है। ये आपका 21 जुलाई 2026 को है। पहले मैं आपको एक कन्फर्म कर दूं कि ये नोटिस है वो फर्जी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि हमें सर ऑनलाइन मिला ही नहीं, आप कहाँ से ले आए। तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके लाया हूँ ये पीडीएफ, और ये फर्जी नहीं है, बिल्कुल ये आपका ओरिजिनल है। ठीक है, तो आप चाहें तो विश्वास कर सकते हैं। वैसे विश्वास की बात ऐसी है कि आप कम ही करते हैं, क्योंकि कहीं से उड़ती उड़ती खबर आपने सुन ली होती है और फिर उसको मेरे वाली बात से आप कंपैरिजन करते हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में उलाने देते हैं कि सर वो तो उसने तो ये बताया था, आप ये बता रहे हो। देखो भैया, जो बात सच होती है ना मैं आपको वही बताता हूँ, लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर मैं आपको वो बताता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, है ना। हालांकि विश्वास न करने वाले अपवाद स्वरूप कुछ ही कैंडिडेट हैं जो इस तरीके का क्रॉस क्वेश्चन करके कमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन चलो जो भी है, ये परिपत्र असली है पहली बात तो, और इसमें काफी बातें लिखी गई हैं, एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024, उसमें चयन के उपरांत इस विभाग को आवंटित किया गया अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज के सत्यापन या काउंसलिंग के संबंध में, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 27 जुलाई 2026 को कहां पर उपस्थित होना है। सुबह 11 बजे, कमरा नंबर ये आपका 2003, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में इनको उपस्थित होना है। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है काउंसलिंग के समय। तो सबसे पहले तो ये अभ्यर्थियों की सूची देख लो। ये जो 9 अभ्यर्थी हैं इनके लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। 9 अभ्यर्थियों के लिए ये अपना नाम और रोल नंबर वगैरह सारा देख सकते हैं। ये टीएसपी क्षेत्र के लिए मैं पहले बता देता हूं, और नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए जल्दी ही जारी हो जाएगा। लेकिन इस टीएसपी क्षेत्र वालों के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको पता होना चाहिए, ताकि आप समय रहते उनको तैयार कर पाए। नियुक्ति दिए जाने के संबंध में दस्तावेज सत्यापन हेतु चेकलिस्ट, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके जो रोल नंबर है वो आ जाएंगे, और मेरिट क्रमांक कौन सी आपकी वो यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद में ये आपकी चेकलिस्ट है। ठीक है, बिल्कुल नॉन टीएसपी वालों के लिए भी सेम इसी तरीके की चेकलिस्ट है रहने वाली है। इसमें देखो क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पर अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता यानी समस्त मूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र, या आपकी 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की, अगर और कोई भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो उन सभी की ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जानी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखो जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के सत्यापन के लिए आपकी 10वीं की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर जाना है। यानी 10वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो डुप्लीकेट आप लेकर जा सकते हो, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, है ना। डुप्लीकेट अलग होती है, फोटोकॉपी अलग होती है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में आधार कार्ड की फोटो प्रति यानी आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लेकर जानी है, और ये आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है। उसके बाद में अंतिम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा, और अंतिम शैक्षणिक संस्थान वो होना चाहिए जहां से आपने रेगुलर पढ़ाई की है। नॉन कॉलेज वाले नहीं चलेगा ना, हालांकि नॉन कॉलेज का मिलता नहीं है, लेकिन कुछ जुगाड़ करके नॉन कॉलेज से भी चरित्र प्रमाण पत्र ले आते हैं, तो वो नहीं चलेगा। नियमित अध्ययन कोर्स जहां से आपने किया है, तो अंतिम शैक्षणिक संस्थान का वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल भी लेकर जाना है और मूल भी लेकर जाना है। ये मेरे ख्याल से है आप सभी के पास में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय आपने जो दिखाया था वही है, कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पिता की आय के आधार पर ही नवीनतम जाति प्रमाण पत्र बनेगा, पति की आधार पर नहीं बनेगा। जो भी महिला कैंडिडेट है वो ध्यान में रखना, पिता की आय के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनेगा, क्योंकि काफी बार कमेंट आते हैं, तो उनको लिए यहाँ पर मैं आपको सेटिस्फाई कर दूं। जाति प्रमाण पत्र है, मूल्यवास प्रमाण पत्र है। उसके बाद में विवाहित और अविवाहित होने की स्थिति में ये विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, आप विवाहित हैं तो भी आपको ये दिखाना है, अविवाहित हैं तो भी आपको ये बनवाना है। इसका क्या फॉर्मेट है अभी मैं आपको बताऊंगा। और दिनांक 31 मई 2002 के बाद में 2 से अधिक संतान नहीं होने का जो घोषणा पत्र है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और जीवित संतानों के जो जन्म प्रमाण पत्र हैं वो भी आपको लेकर जाने हैं। इसके अलावा राजकीय, केंद्रीय, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासित संस्था सेवा में, यानी पहले से जो किसी सरकारी सेवा में है, अगर वहां पर छोड़कर इस 4th ग्रेड को अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। विभाग के द्वारा जो एनओसी है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे ये खेल संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी स्पोर्ट्स कोटे से हैं उनको खेल संबंधी प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ये सारे वही डॉक्यूमेंट हैं जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय आपने बनवा रखे हैं। ठीक है, वही है। नया कौन सा बनवाना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। आगे देखो, दिव्यांगजन अभ्यर्थी होने के संदर्भ में चयनित श्रेणी का निःशक्तता प्रमाण पत्र, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको वो लेकर जाना है। और परित्यक्ता, जिनका विवाह विच्छेद हो गया है, तलाकनामा हो गया है, उसको न्यायालय के द्वारा जो मूल डिग्री होती है वो आपको लेकर जानी है। और अभ्यर्थी के प्रकरण में पुनर्विवाह नहीं करने का जो शपथ पत्र है वो आपको बनवाना है। ठीक है, और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र वो आपको लेकर जाना है। तो ये शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला नहीं चलेगा, नया आपको बनवाना है ओरिजिनल। ठीक है, कोर्ट से। तो जो अलग बनवाना है वो मैं आपको साथ साथ में बता जा रहा हूं। फिर ये कमेंट मत करना कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो को रेगुलर और अंत तक देखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीच बीच में
आगे निकाल देते हैं, फिर वो बात बीच में छूट जाती है, फिर वो कमेंट करते हैं कि सर ये फलाना नहीं बताया। अरे तो वीडियो पूरा देखो तो सही आपको कम से कम। यहाँ पर देखो, पुनर्विवाह नहीं होने का शपथ पत्र आपको देना है, ठीक है, और विवाह श्रेणी संबंध में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको देना है, और दहेज न लेने का प्रमाण पत्र आपको देना है। ये सभी को देना है, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको बनवाना है। आगे यहाँ पर देखो, अपने गृह जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ द्वारा प्रति हस्ताक्षर प्रमाणित मूल चिकित्सीय प्रमाण पत्र, यहां पर आकर बात है वो अटक जाती है। ऑनलाइन पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट 13 और 14 नंबर का जो कॉलम है, यहां पर बच्चे काफी कंफ्यूजन है। कैसे? 27 तारीख को आपकी काउंसलिंग है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ये टीएसपी के लिए है तो नॉन टीएसपी के लिए भी इसी तरीके से आने वाला है। तो बच्चों का ये कहना है कि सर यहां पर ये आपका मूल चिकित्सीय हेल्थ सर्टिफिकेट और जो सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन वाला लिखा हुआ है, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो अब हम कहां से बनवाएं? तो देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि आरपीएससी वाले, सचिवालय वालों, उन्होंने कहा था कि उसमें आदेश के बाद में फोटो भेजनी शुरू कर दी, उसमें लिखा हुआ है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद का ही मान्य होगा। अरे भैया, आप मानो बात, जो आपको बताया जाता है ना वो सही ही बताया जाता है, गलत नहीं बताया जाता। मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले मैं बात होती है वो आपको सच बताता हूँ, लेकिन फिर वो व्यक्ति मानते नहीं है, तो फिर मैं वो बताता हूँ जो वो सुनना चाहते हैं। इसलिए पहले मैं आपको जो बताता हूँ ना, उसको बात को ध्यान से सुन लिया करो। यहाँ पर देखो, आपको ये चिकित्सीय प्रमाण पत्र है और जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। पहली बात, पुलिस वेरिफिकेशन वाला अगर किसी ने बनवा लिया तो अच्छी बात है, बनवाना ही था, ठीक है। और अगर नहीं बनवाया है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये डॉक्यूमेंट 2 नहीं होंगे तो काउंसलिंग रोकने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी के पास में नहीं है ना। वो ये नहीं कह सकता कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, आपकी ये सर्टिफिकेट नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि वहां पर जाकर आपको बहस नहीं करनी है। मेरे से तो आप कर लेते हो, कोई बात नहीं, आपका घर का ही आदमी हूं, भाई हूं आपका, लेकिन वहां पर जो जिला शिक्षा अधिकारी बैठेगा ना, वहां पर जाकर आपको बहस नहीं करनी है। पहली बात, उसको विनम्र होकर ये कहना है, क्या कहना है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। पहली बात तो आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है जिन्होंने नहीं किया है। और जो बच्चे ये सोचते हैं अभी भी कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में ही हम ऑनलाइन करेंगे, तो वो उनकी मर्जी है, वो बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है और वो मेरा कहा हुआ मानते हैं, उनको मैं बता रहा हूं कि ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अप्लाई कर देना, और इमितर से अप्लाई करोगे तो वो आपको एक रिसिप्ट देगा, है ना, एक रिसिप्ट देगा जिस पर ये लिखा हुआ होगा कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। फिर वो प्रोसेस चलती है, वो थाने में जाता है, थाने से एसपी ऑफिस में जाता है, वहां से वेरीफाई होकर वापस आता है, फिर आपको ऑनलाइन प्रिंट करना पड़ता है। थाने में भी आपको 2 ऐसे व्यक्ति लेकर जाते हैं जो आपके सबूत के तौर पर, जो आपको जानते हैं कि इन्होंने किसी भी प्रकार का कांड है वो नहीं कर रखा है। तो वो प्रोसेस चलती है जिसमें 8-7 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन वो उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप इमितर से ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में वो सबूत है कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हेल्थ सर्टिफिकेट वाला, तो हेल्थ सर्टिफिकेट देखो इसने लिख दिया, ये लिखना नहीं चाहिए इसको, इसकी गलती है, और बिल्कुल इसकी वजह से आपको काउंसलिंग आपसे वंचित नहीं होगी, ठीक है। आपको ये कहना है उनको, पहली बात कर रहा हूं, विनम्र होकर कहना है। भागदौड़ आप जाओगे बसों में, परेशान होकर के थक जाओगे, फिर वहां पर जाकर अधिकारी के ऊपर चढ़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपको विनम्र होकर यही कहना है कि सर हम जिला अस्पताल गए थे सीएमएचओ के पास में, उनको बोला था कि हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट बनाकर दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप किस लिए बनवा रहे हो। तो हमने कहा कि सर हमारा 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में चयन हो गया है उसलिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ज्वाइनिंग लेटर दिखाइए। तो फिर हमने कहा कि ज्वाइनिंग लेटर तो सर 31 तारीख के बाद में आएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसी समय आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा। इस तरीके से अगर आप विनम्र होकर कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी 1% भी। और वहां पर जाकर आप चढ़ जाओगे कि सर पहले कैसे बनेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में बनता है, ये वो, है ना। ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो विनम्र होकर उनको समझाना है, क्योंकि आप चाहे मुझे कहो चाहे उनको कहो, एक ही बात है। आप किसी से अगर कोई बात पूछते हैं, उनको कहते हैं, तो आप उनके लिए तनख्वाह नहीं देते हैं उनको, है ना। सामने वाला आपका नौकर नहीं है, जो आप कहेंगे तो वो आपका आराम से सुनेगा। और आज का समय बिल्कुल ऐसा है, किसी को अगर कहो तो विनम्र होकर कहोगे तो आपको तुरंत उसका जवाब भी मिल सकता है और सही राय भी आपको वो दे सकता है। तो आपको विनम्र होकर ये दोनों बात है वो अपने उन जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ या फिर वहां पर जो भी बाबू बैठता है जो आपका यहाँ पर सत्यापन करेगा, उनको विनम्र होकर ये बात आपको कहनी है। और बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार ये बात कहेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, इस आदेश में ये गलती है, जो कि हेल्थ सर्टिफिकेट है वो ज्वाइनिंग आदेश जारी होने के बाद में बनता है, पहले बनेगा नहीं। और जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला है वो मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, इमितर से रसीद ले लीजिए और वो आप वहां पर जाकर आप दिखा सकते हैं। उनको बोल देना कि सर हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, लेकिन बनने में 5-7 दिन का टाइम लगेगा। तो जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उस समय अगर आप कहें तो हम यहां पर जमा करा देंगे, और अगर आप कहें तो जहां पर हमें पोस्टिंग मिलेगी कार्यालय में, स्कूल में, वहां पर जमा करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कहना है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई।
आगे देखो, भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जो आपकी डिस्चार्ज बुक है, पीपीओ डायरी है, वो आपको लेकर जानी है, जो भी भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए है। 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा, यानी फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता से आप बनवा लेना, ठीक है, किसी डॉक्टर से आप बनवा लेना, राजपत्रित होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा है, ये आप सभी को पता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप सभी ने करवाया है, तो कैसे बनवाया था वो बनवा लेना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली फोटोकॉपी नहीं चलेगी, है ना, ये पहले बताता हूँ, ये आपको नया बनवाना है, ठीक है, दोनों नए बनवाने हैं। और जो पहले वाला चरित्र प्रमाण था अंतिम संस्थान के द्वारा जारी, वो वही चल जाएगा, उसकी फोटोकॉपी जमा करवानी है, ओरिजिनल आपको केवल दिखाना है, ठीक है। आगे देखो, पति पत्नी यदि राजकीय सेवा में है तो उसका विवरण आपको देना है। और एकल शपथ पत्र यानी डमी अभ्यर्थी प्रयुक्त नहीं किए जाने के संबंध में नियत वेतन पर कार्य करने की सहमति आपको देनी है, यानी आपको लिखित में यह देना है कि हमने डमी कैंडिडेट का प्रयोग नहीं किया है एग्जाम देते समय। अगर भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई कोई होती है डमी कैंडिडेट वाली, और हम अगर उसमें मतलब फर्जी पाए जाते हैं, तो हमारी पात्रता है वो रद्द की जा सकती है। इस तरीके से आपको लिखनी है। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, दस्तावेज सही और सत्य होने का, आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने संबंधी, और पुनर्विवाह संबंधी, धूम्रपान मद्यपान नहीं करने का, गुटखा नहीं खाने संबंधी ये शपथ पत्र है। ये एक ही बनाना है आपको, है ना, अलग अलग नहीं बनवाने। संविधान वाला भी इसी में आ जाएगा, धूम्रपान वाला भी इसी में आ जाएगा, ये सारे दहेज प्रकरण वाला है, ये सारे इसी में आ जाएंगे। एक ही संयुक्त शपथ पत्र बनाना, आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनवा लेना। और ये क्या फॉर्मेट है वो मैं आपको बता दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं इसको डाल दूंगा। फिर आगे देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं अथवा नहीं। इच्छुक नहीं होने की स्थिति में कारण अंकित करना है कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इच्छुक नहीं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी हो रखा है और 4th ग्रेड में भी हो रखा है, या फिर अगर आप और किसी कारण से, जैसे आपको मान लीजिए कि कोई जैसे चिकित्सा विभाग मिला है या और कोई विभाग मिला है जहां पर आपको ये लगता है कि हमें आगे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, किस कोई भी कारण हो सकता है आपको, लेकिन आपको काउंसलिंग में जरूर जाना है ना, काउंसलिंग में आपको जाना है, भले ही आप चाहे ज्वाइन करो या ना करो, ठीक है। जो कल परसों एक कैंडिडेट का मैसेज आया था कि सर एक्सटेंशन लेना है तो काउंसलिंग में जाना जरूरी है, बिल्कुल जाना है भैया, काउंसलिंग में तो आपको जाना ही है। 27 तारीख को जैसे काउंसलिंग होती है तो 27 से जैसे आपकी 2-3 दिन चलती है तो वहां पर आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको कारण अंकित करना है जिसके कारण अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तब की बात है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन करने के लिए वहां पर सहमति दे सकते हैं। और परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड में नियमित पारिश्रमिक पर कार्य करने की सहमति देनी है, ठीक है। यानी कि आपको जो भी 12,000 रुपए मिलेंगे, कटकटा के 10,800 रुपए मिलेंगे, तो उतने वेतन पर आप काम करने के लिए सहमत हैं, इसकी स्वयं घोषणा करके देनी है ना। ये नहीं कि वहां पर आप पहले ज्वाइन तो कर लो और फिर बाद में आंदोलन करने लग जाओ कि सर हमारा वेतन बढ़ाओ, 15,000 करो, 20,000 करो, है ना। इसलिए सरकार ये पहले से लिखित में ले रही है कि आप इतने वेतन के ऊपर कार्य करने के लिए सहमत है, ठीक है। तो ये आपको पहले से लिखित में देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर देखो, ये है डॉक्यूमेंट्स, ये आपका चेकलिस्ट वाला है ना, ये फॉर्मेट भी आपको प्रिंट करवाना है। ये इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद में ये आपका परिशिष्ट व्यय है, 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको ये नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना है। यहाँ पर देखो, नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना है। अब बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि सर वो पीला वाला पत्र है क्या? पीला वाले पत्र की आवश्यकता नहीं है आपको, व्हाइट पेपर के ऊपर भी चल जाएगा, लेकिन वहां पर ये इस तरीके की एक वो 10 रुपए की टिकट लगाएगा। अगर 10 की मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो 50 रुपए की लगा देगा, तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वो लगाएगा यहाँ पर, तो फिर ये स्टाम्प पूरी तरीके से वैलिड है। यहाँ पर आपको लिखना है जो भी विवाह शपथ पत्र है उसके संबंध में है, तो राज्य से बाहर जिनका विवाह होना है उसकी यहाँ पर ये लिखना है। और अगर आप अविवाहित है तो मैं आपका नाम अविवाहित हूं, ये वाला कॉलम आपको बढ़ना है, यानी ये पूरा नहीं बढ़ना है, जो जो आपके लागू है ना वही बढ़ना है। फिर मैं पर आपका नाम, आप विधुर है, विधवा है, तब आपको वो लिखना है। अगर आप तलाकशुदा है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, मैं तलाकशुदा हूं, ठीक है। उसके बाद में मैं परित्यक्ता हूं, मेरा विवाह फलाने के साथ में इस दिनांक को हुआ था, तब आपको ये बढ़ना है। यानी जिसको ये लागू होता है ना वही कॉलम आपको बढ़ना है। यहाँ पर या लगा लगा के सबको अलग अलग किया हुआ है, सभी को सब नहीं बढ़ने हैं, जिसको लागू होता है वही। उसके बाद में आपको नीचे हस्ताक्षर करना है आपके खुद के। फिर अगला देखो, ये आपका संतान संबंधी घोषणा पत्र है, ये भी आपको 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बनवाना है, नोटरी करवानी है इसकी, ठीक है। यहाँ पर ये संतान संबंधी वाला है, ये भी आपको बनना है। मैं पुत्र, आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और 31 मई 2002 के बाद में बच्चों की संख्या आपकी कितनी है, यानी 2 से ज्यादा बच्चे आपके नहीं होने चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तब की बात है, और नीचे आपके यहाँ पर साइन आ जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए, विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, जो विवाहित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है। आपका नाम, आप पिताजी का नाम आ जाएगा, आपका निवासी हो जाएगा, आप ये शपथ पत्र लेते हैं, आपका विवाह इस दिनांक को हुआ था, आपका नाम आ जाएगा, ये साक्षी ससुराल पक्ष के द्वारा जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे व्यक्तियों को कहना कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय हमने बनवाए थे सर, उसकी फोटोकॉपी दे दें चल जाएगा? नहीं चलेगा, है ना, ओरिजिनल देना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ठीक। अरे 1 घंटे का काम है, कोर्ट में जाकर बनवाओगे, आराम से बन जाएगा। ये आपको शपथ पत्र वो देने हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो संयुक्त शपथ पत्र आपको ये बनवाना है, चाहे आप 10 रुपए के स्टाम्प पर बनवा लेना, चाहे 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवा लेना। उसमें क्या है कि आपको वो संयुक्त वाला, जिसमें आपका संविधान वाला भी उसी में आ जाएगा, दहेज वाला भी उसी में आ जाएगा, और जो आपका गुटखा खाने वाला हुआ ना वो सारा उसी में आ जाएगा। तो आपको
ये शपथ पत्र भी बनवानी है, और वो जो मैंने आपको बता दिया वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा उसका फॉर्मेट, तो वहां से आप उसको बनवा लेना। वरना आप जाओगे टाइपिस्ट के पास में तो उसके पास में पहले से वो टाइप किया हुआ रहता है, तो वो आपको आराम से बनाकर दे देगा। अब देखो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में, जिन अभ्यर्थियों ने मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनवाया है, क्या उनकी काउंसलिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी, 100% आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग से आपको घबराना नहीं है। काउंसलिंग के दिन यानी 27 जुलाई को आपकी काउंसलिंग होगी, 27 से 30। यदि किसी छात्र के पास में मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन की रसीद या सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी उसे काउंसलिंग में शामिल होने दिया जाएगा, और मेरिट के अनुसार आपको स्कूल वहां पर अलॉट कर दिया जाएगा। कोई भी अधिकारी काउंसलिंग रोकने का अधिकार नहीं रखता है। किसी भी अधिकारी के पास में ये पावर नहीं है कि वो आपकी काउंसलिंग रोक दे। ठीक है, आपको समय दिया जा सकता है कि आप बनवा कर ले आइए कल तक, परसों तक, लेकिन ये नहीं है कि आपको काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहिए। यदि कोई जिला स्तर पर अधिकारी इस लिस्ट को देकर बहस भी करता है, लिखित में आपको देना है कि पुलिस वेरिफिकेशन ई मित्र पर ऑनलाइन टोकन की रसीद है, वो आपको दिखानी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, फिर वो जो रसीद आती है वो आप उसको दिखा देना। एक साधारण अंडरटेकिंग, अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो लिखित में एक A4 साइज का पेपर व्हाइट लेना और वहां पर उसको लिख कर दे देना कि जब बन जाएगा 2-3 दिन में, 31 जुलाई को ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब मैं आपको DE ऑफिस में यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में जमा करवा दूंगा, और अगर आप कहें तो मैं वहां पर स्कूल में जमा करवा दूंगा। ये अगर आप लिखित में दे दोगे और उसकी फोटो कहां से लेना, फोटोकॉपी करवा लेना, तो फिर पूरी प्रक्रिया आप में आप भाग ले सकते हैं, और वहां पर ज्वाइनिंग के दिन आप इसे ओरिजिनल रूप में जैसे आपका बन जाए तो जमा करवा देना। आपकी काउंसलिंग नहीं रुकेगी 1% भी। पुलिस वेरिफिकेशन की रसीद साथ में रखना आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ई मित्र पर अप्लाई कर दिया है तो ऑनलाइन आवेदन की रसीद का प्रिंट निकाल कर अपनी फाइल में पहले से लगा लेना है। काउंसलिंग के समय यह रसीद इस बात का पुख्ता सबूत है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, उसकी प्रोसेस चल रही है। और मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसके लिए अभी भागदौड़ नहीं करना है आपको। अगर कोई अस्पताल ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले भी अगर आपका मेडिकल बनाकर दे देता है तो नियमानुसार वो आपका वैध नहीं है, क्योंकि उस पर आपका मैंने आपको बताया था ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर आपकी तारीख होती है, आपका क्रमांक होता है, वो सारा मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी लिखा जाता है। इसलिए ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने के बाद में ही 1 घंटे के अंतर्गत आपको बनाकर दे देगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर और भी अभी भी आपको कोई डाउट है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी सूचना मेरे पास में आएगी तो वहां पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए जो भी ये जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट देख सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।